नॉवेल्स टीवी यूट्यूब चैनल के देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। हमने इस चैनल पर नया नॉवल भी शुरू किया है, वो भी लाजमी देखिएगा। बेड से पिलो उठाकर वो वासे को मारना शुरू करती और वासे भी बगैर कुछ सोचे समझे मार खा रहा था। आप बहुत बुरे हैं। पिलो को दूर फेंककर आरजू नम आंखों से कहती है, मैं अब अच्छा बन गया हूँ सच में। नीचे से उठकर उसके सामने बेड पर बैठते हुए वासे जैसे यकीन दिलाता है उसे कि अब वो अच्छा बन गया है। नहीं, आप पहले से भी ज्यादा बुरे बन गए हैं। पहले सिर्फ आप बातें करते थे, मुझे हर्ट करने की कभी गलती नहीं करते थे, मुझे हर्ट नहीं करते थे, और अब इतने महीनों से आप रोज मुझे रुलाते हैं। आरजू नम आंखों से शिकवा करती है, प्रॉमिस अब कभी नहीं आने दूंगा इन आंखों में आंसू। उसकी आंखों की नमी को अपनी उंगलियों से साफ करते वो वादा करता है। आप इतने वक्त से कहाँ थे और मुझसे मिले क्यों नहीं? आरजू को पूछना याद आ रहा था। मैं तो हमेशा ही तुम्हारे आसपास ही था, तुम ही मुझे पहचान नहीं पा रही थी। क्या मतलब? मुझे सारा कुछ शुरू से बताएं, मुझे जानना है आप इतने माह कहाँ क्या? आरजू के पूछने पर वासे मुस्कुरा देता है और बताना शुरू करता है। माजी एक्सीडेंट के बाद वासे को 2 दिन बाद होश आया था और उसने खुद को एक सरकारी अस्पताल में पाया। डॉक्टर्स ने बताया कि उसे कुछ लोग अस्पताल लाए थे और उसे वहीं छोड़कर चले गए। वासे की गाड़ी का एक्सीडेंट तो बहुत बुरा हुआ था। ये मुआवजा ही था कि वासे को ज्यादा चोटें नहीं लगी थी। पर होश में आते ही वासे को फिर से आरजू का ख्याल आता है। उसे यकीन था कि आरजू जिंदा है, पर इस बात की तस्दीक कौन करता? वो जानता था सब उससे नाराज होंगे और कोई उसे आरजू की हालत नहीं बताएगा, इसलिए वो खुद ही इस वक्त बहुत बेबस महसूस कर रहा था खुद को। उसे इस वक्त किसी अपने की जरूरत थी, पर बदकिस्मती से वहां उसका अपना कोई नहीं था। बिस्तर पर लेटे लेटे एक रात और एक दिन मजीद गुजर गया, पर वासे की बेचैनी खत्म ना हुई। और ये पहली मर्तबा ही था कि एक नर्स से मोबाइल लेकर उसने अपने बाप को फोन किया था। नवीद दुरानी अजनबी नंबर पर वासे की आवाज सुनकर हैरतज़दा तो हुए थे, पर उसके इतनी इमरजेंसी में इस्लामाबाद बुलाने पर कुछ परेशान भी हो गए थे, क्योंकि इससे पहले कभी वासे ने उन्हें इस तरह फोन करके नहीं बुलाया था कहीं भी, भले वो किसी मुसीबत में ही क्यों ना फंस गया हो। नवीद दुरानी उसके फोन के कुछ ही पलों बाद ही इस्लामाबाद के लिए निकल गए थे और कुछ ही घंटों बाद वो वासे के पास मौजूद थे। ये सब कैसे हुआ? वासे और नौशीन भी तो तुम्हारे साथ थी, वो कहाँ है? उसकी हालत देखकर नवीद दुरानी खासे परेशान हो गए थे। डैड, उन्हें पुकारते हुए वासे का लहजा नम हो गया था, जबकि उसकी हालत देखकर नवीद दुरानी के दिल को कुछ हुआ था। आखिर को वो उनकी इकलौती औलाद था। वासे को कुछ हुआ है क्या? बताओ, मुझे बताओ ना। उसके सर पर हाथ फेरते वो इतने सालों बाद पहली बार वासे को सच में अपने बाप लगे थे। वासे बगैर कुछ सोचे समझे उनके गले लगकर जिंदगी में पहली बार बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोया था, जबकि नवीद दुरानी अब हकीकतन परेशान हो गए थे। वासे, मेरे बच्चे, मुझे बताओ क्या हुआ है, मेरा दिल घबरा रहा है। नवीद दुरानी से खुद से अलग करके प्यार से पूछते हैं, जिस पर वासे उन्हें सब कुछ बता देता है, अपने और आरजू के निकाह से लेकर अब तक की सारी बात। पापा, मेरी आरजू को कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा, प्लीज आप मेरी आरजू को मेरे पास लेकर आए ना, प्लीज। रोते हुए कहता वो नवीद दुरानी की आंखों में भी नमी ला गया था। चुप कर जाओ वासे, मैं पता लगाता हूँ कि आरजू कैसी है। उसके आंसू साफ करके नवीद दुरानी किसी को फोन मिलाते हैं और उसे कुछ हिदायत देकर फोन रख देते हैं। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, वो ठीक होगी। थोड़ी देर तक मेरे बंदे पता लगवा लेंगे उसके बारे में। वो प्यार से तसल्ली देते हैं। आज वासे की आंखों में उन्हें आरजू के लिए जो मोहब्बत नजर आई थी, उसे देखकर उनके दिल से बस एक ही दुआ निकल रही थी कि आरजू ठीक हो, वरना उनका बेटा जीते जी मर जाएगा। कुछ घंटों बाद नवीद दुरानी को उनके बंदे ने फोन करके खुशखबरी दी थी कि आरजू बिल्कुल ठीक है, बस चोट गहरी थी, इसलिए अभी तक उसे अस्पताल में रखा गया है। वासे को ये खबर सुनकर जितनी खुशी हुई थी, इतना ही मुजम्मिल फारूकी के झूठ पर गुस्सा भी आया था। उसका दिल तो चाहा कि जाकर अभी उनके सामने सारी अपनी बीवी को उठाकर ले आए, पर वो ऐसा कर नहीं सका। लेकिन आरजू से मिलने के लिए अस्पताल जरूर चला गया था। डॉक्टर के कपड़े पहनकर, चेहरे पर मास्क लगाए, वो बहुत आसानी से सबको धोखा देकर आरजू के कमरे में चला आया था। वैसे तो अगर कोई उसे देख लेता तो यकीनन उसे रोक लेता, क्योंकि आरजू के कमरे में सिर्फ फीमेल डॉक्टर्स ही जाती थी, पर वो किसी की नजरों में आए बगैर ही अंदर चला गया था, जहां आरजू उदासा चेहरा लिए रुख मोड़े बैठी किसी गहरी सोच में गुम थी, जो उसे किसी के आने की खबर ही नहीं हुई थी। उसे सही सलामत अपने सामने देख वासे का दिल पुरसुकून हो गया था, पर उसकी इस हालत का जिम्मेदार खुद को मानकर वो उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर सका और बाहर निकल गया, जहां इस वक्त सिर्फ नौशीन खड़ी थी, जो उसे देखकर हैरतज़दा हो जाती है। आप अंदर कैसे गए? क्या आपको मालूम नहीं इस रूम में सिर्फ फीमेल डॉक्टर ही जाती हैं? मास्क होने की वजह से वो उसे पहचान नहीं पाई थी, इसलिए उसे डॉक्टर समझकर पूछ रही थी। क्या आपको नहीं मालूम कि एक शौहर को उसकी बीवी से मिलने के लिए कोई रोक नहीं सकता? चेहरे से मास्क हटाकर दिल जलाने वाली मुस्कुराहट से कहता वो नौशीन को हैरत में डाल गया। वसी, तुम यहाँ कैसे? ये सब बताने का भी वक्त नहीं है। अगर मेरे हिटलर सोसा जी यहाँ आ गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैं अब चलता हूँ। और हाँ, जाते जाते वो रुक जाता है। तुमने जो दोस्ती में दगा दिया है ना मुझे, उसका मैं बाद में हिसाब लूंगा। उससे मैं बोलकर वो चला जाता है। पीछे नौशीन अफसोस करती रह जाती है, भला इसका इसमें क्या कसूर था? पापा, हम कब तक आरजू से झूठ बोलेंगे? वो वासे का पूछ रही है बार बार। अस्पताल के बाहर खड़ा अब्बास अपने बाप से सवाल कर रहा था। जिंदगी भर बोलेंगे, पर दोबारा इस नशेई का साया भी अपनी बेटी पर पड़ने नहीं देंगे। मुजम्मिल साहब खासे बदगुमान लग रहे थे। पापा, वो सब वासे के दोस्तों की वजह से हुआ था। वो वासे की तरफ से फिर से सफाई देता है। जो भी हो अब्बास, पर वासे आरजू के लायक नहीं है, और अब
मैं कभी वासे का साया आरजू पर पड़ने नहीं दूंगा, मुजम्मिल फारूकी अटल लहजे में कहकर चले जाते हैं। पीछे अब्बास बेबस हो जाता है। वो जानता था आरजू को जब ये सब मालूम होगा तो वो बहुत नाराज होगी। जब ये सब सुनकर तो सब वहां से गुजरते वासे ने भी सुन लिया था और इन अल्फाज के बाद वो वाकई खुद को आरजू के काबिल नहीं समझ रहा था। हाल तो बस मैंने उस दिन सोचा कि जब तक मैं मिस्टर परफेक्ट नहीं बन जाता तब तक तुमसे नहीं मिलूंगा। सारी बात खत्म करके वो आरजू को देखता है जो उसके पास बैठी गौर से उसकी बातों को सुन रही थी। तो क्या अब बन गए हैं आप मिस्टर परफेक्ट? आरजू के सवाल पर वासे का हल्का सा मुस्कुरा देना सर हिला देता है। हाँ, पर थोड़ा थोड़ा। उसके कहने पर आरजू सर हिला देती है। और ये अब्दुल्ला और उसके घर वालों का क्या मामला था? आरजू को अब वो सब याद आ रहा था। अब्दुल्ला और उसकी फैमिली नौशीन के और मेरे स्टेप मदर के रिश्तेदार हैं। एक्चुअली जब मुझे मालूम हुआ कि तुम दुबई जाने की तैयारी में हो तो मैंने पापा से बात की थी और उन्होंने अरशद भाई से बात करके मेरा काम आसान कर दिया। क्या मतलब? मैं अभी भी नहीं समझी। उसके बताने के बावजूद भी आरजू को समझ नहीं आता। मतलब ये कि अरशद भाई के 2 छोटे भाई हैं, अंस और अब्दुल्ला। अब्दुल्ला के साथ मेरी और नौशीन की अच्छी जान पहचान थी तो इसीलिए मैंने उसकी जगह ले ली कुछ दिनों के लिए और तुम्हारे सामने अब्दुल्ला बनकर आ गया। वासे अब उसे वाज़ेह तरीके से समझाता है। मैं तो पहले ही जानती थी। खैर, आप ये जो सारी बातें आज कर रहे हैं वो अगर कुछ दिन पहले कर लेते तो क्या हो जाता? कम से कम मेरे थोड़े आंसू ही बच जाते। उसे अपने आंसुओं के ज़ाया होने का अफसोस था। पर मैं आज तुम्हारे सामने आना चाहता था ना, ताकि तुम्हारी जिंदगी के नए साल शुरू होने के दिन मैं और तुम साथ हों। वासे मुस्कुराते हुए उसके आगे खड़े होकर अपना हाथ उसके सामने फैलाता है, जिसे आरजू बगैर हिचकिचाहट के थाम लेती है और उसे वासे बाहर ले आता है। ये सब क्या है? बाहर की डेकोरेशन देखकर आरजू हैरान रह जाती है। हैप्पी बर्थडे वाइफी। जब वासे उसके कान में सरगोशी करता है। हाँ, आपको कैसे मालूम? मुझे तुम्हारे बारे में सब मालूम है। उसके पूछने पर वासे मुस्कुरा कर बोलता है। उसका हाथ थामकर टेबल के पास ले जाता है, जबकि ये सब 8 माह पहले के मंजर याद करवा रहे थे। क्या हुआ? उसके जर्द पड़ते चेहरे को देख वासे प्यार से पूछता है। जब आरजू बगैर कुछ बोले उसके गले लग जाती है। मुझे नहीं काटना केक। जहां उसके इस तरह गले लगने पर वासे अपनी आंखें बंद करके सुकून का सांस लेता है, वहीं उसकी बात पर झटके से उसे खुद से अलग करता है। अब वो समझ रहा था कि मसला क्या है। आरजू, तुम डर रही हो? उसके सवाल पर वो सर इस बात में हिला देती है, जबकि उसकी इतनी आसानी से मान जाने पर वासे मुस्कुरा देता है। मत डरो, क्योंकि इस बार पहले जैसा कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। उसके चेहरे को हाथों में थाम कर उसे यकीन दहानी करवा रहा था। और ऐसा कैसे हो सकता है कि आरजू वासे पर यकीन ना करे? चलो अब केक काटो। वो उसके आगे छुरी करता है, जिसे थाम कर वो केक काटती है, पर एक पीस उठाकर खुद खा लेती है। ये क्या बात हुई? मुझे कौन खिलाएगा केक? उसकी हरकत पर वासे का मुंह खुल जाता है। ये जो अल्लाह ने आपको इतने लंबे लंबे हाथ दिए हैं ना, इससे खुद खा ले। आरजू भी कहाँ कम थी। ओके, अच्छा सुनो जरा, सुसर जी का नंबर तो देना, उन्हें सलाम करना है। केक का टुकड़ा मुंह में रखकर वासे शरारत से उसे कहता है, जो पूरी तरह अपना फेवरेट केक खाने में मसरूफ थी। जी जी जरूर लिखें। आरजू से नंबर बताती जाती है, जिसे वासे मोबाइल में नोट करके मुजम्मिल फारूकी को फोन मिलाता है। पापा, आरजू का सुबह से नंबर बन जा रहा है और आज तो ना वो यूनी गई है और ना ही ऑफिस। हॉल में बैठे सभी अफराद आरजू की वजह से परेशान थे, जो इतनी दूर थे कि उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि वो करे तो क्या करे। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। अगर आपको मालूम था कि आरजू इस लड़के को पसंद करने लगी है तो आपको इस तरह इन दोनों को अलग नहीं करना चाहिए था। खदीजा फारूकी पिछले 8 माह से दिया हुआ ताना एक बार फिर से देती हैं। बस कर दें, आप रोज ही यही ताना देती रहती हैं। अब तो ये सुन सुनकर भी मैं थक गया हूँ। इस वक्त मैंने जो भी किया अपनी बेटी के लिए किया था, वरना मुझे भी कोई शौक नहीं था अपनी लाडली बेटी को इस तरह से तकलीफ देने का। फिर से उनका वही ताना सुनकर इस बार मुजम्मिल फारूकी गुस्से से भड़क उठते हैं। तभी उनके मोबाइल पर किसी का फोन आता है। ये किसका नंबर है? मोबाइल को गौर से देखकर वो नंबर पहचानने की कोशिश कर रहे थे। पापा, ये दुबई का नंबर है, शायद दूसरी जानिब से आरजू हो। अब्बास इस नंबर को देखकर जल्दी से फोन उठाकर हेलो करता है और मुजम्मिल साहब के इशारे पर फोन स्पीकर पर लगाता है। हेलो सारे साहब, कैसे हैं आप? वासे, जो मुजम्मिल साहब के फोन उठाने के इंतजार में था, दूसरी जानिब अब्बास की आवाज सुनकर शरारत से कहता है, जबकि उसकी आवाज पर वहां बैठे सब लोग हैरतज़दा हो जाते हैं। कौन बात कर रहा है? अब्बास उसकी आवाज पहचान तो गया था, फिर भी कंफर्म करने को पूछा। कितनों के साले हैं आप जो ये सवाल पूछ रहे हैं? वासे के पूछने पर आरजू उसे 2 का इशारा करती है, जब उसे याद आता है कि आरजू की एक बहन भी है जिससे वो कभी मिला नहीं। वासे, ये तुम हो ना? अरे वाह साले साहब, आपको तो मैं याद हूँ। उसके पूछने पर वासे तंज करता है, जबकि उनसे सबसे ताल्लुक आरजू तकरीबन आधा केक तो खा ही चुकी थी। तुमने क्यों फोन किया है हमें? इस बार मुजम्मिल साहब कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम ससुर जी, कैसे हैं आप? वो दरअसल मैंने फोन पे ये बताना था कि आपकी बेटी यानी मेरी बेगम मेरे साथ है, तो आप ज्यादा परेशान मत होइएगा। मुजम्मिल साहब की आवाज सुनते ही वासे का लहजा शरारती हो जाता है, जबकि उसके ससुर जी बोलने पर दूसरी जानिब बैठा अब्बास अपने बाप की शक्ल देख अपनी हंसी दबाता है। क्या बकवास कर रहे हो? कहाँ है मेरी बेटी? मुजम्मिल साहब उसकी बात सुनकर गुस्से से अपनी जगह से खड़े होकर पूछते हैं। अरे अरे ससुर जी, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आपकी बेटी आपके शौहर के साथ ही तो है। उनके गुस्से पर वासे भी मुस्कुरा देता है, तो उसे लगता ही नहीं था कि ये मुजम्मिल साहब वही हैं जो पहले उसे इतने प्यार से बात करते थे। अच्छा ससुर जी, अब मैं फोन रखता हूँ, बस आपको सलाम करने के लिए फोन किया था। वो जो आरजू पर ध्यान दिए बगैर फोन पर बात करने में मसरूफ था, उस पर नजर पड़ते ही हैरत से उसका मुंह खुल जाता है, क्योंकि आरजू मैडम आधे से ज्यादा केक खा चुकी थी। इसलिए मुजम्मिल साहब को अल्लाह हाफिज बोलकर वो बगैर कुछ सुने फोन रख देता है और आरजू के पास जाकर उसके आगे से केक हटाता है। पागल हो गई हो? इतना केक खाकर मोटी होने का इरादा है क्या?
केक को आरजू की पहुंच से दूर करके वासे गुस्से से उसकी जानिब मतवज्जो होता है। कोई नहीं होती मैं मोटी, मुझे केक दें वापस, मुझे खाना है। कहते साथ वो उसके हाथ से केक लेने की कोशिश करती है, जिसे वासे उसे दूर कर देता है। चुप करके बैठ जाओ और केक खाना है। उससे से उसे टपट कर वो आखिर में उसकी कही बात दोहराता है। वासे, मैं नाराज हो जाऊंगी। वो कुछ समझ ना आने पर उसे धमकी देती है। हाँ तो हो जा, लेकिन मैं केक फिर भी नहीं दूंगा। उसके फिर भी ना मानने पर आरजू मुंह बना लेती है। अच्छा सुनो, हम दोनों कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं। केक को फ्रिज में रखने के बाद वो फिर उसे मुखातिब करता है, जो अभी भी मुंह बनाकर बैठी थी। मैं नहीं जाऊंगी। नाराजगी जाहिर करने की कोशिश की जाती है। जानम, तुमसे पूछ कौन रहा है? मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ अपनी तैयारी करके रखना, वरना बगैर तैयारी के भी मैं तुम्हें उठाकर ले जा सकता हूँ। बगैर उसकी नाराजगी को किसी खाते में लाते हुए वो कमरे में चला जाता है। वासी, आप बहुत बुरे हैं, आप इतनी जल्दी बदल गए। इस तरह करने पर आरजू पीछे से गुस्से से चीखती है, जिस पर वासे कोई उसकी तरफ जवाब ना पाकर मुंह बना लेती है। अस्सलाम वालेकुम डैड, कैसे हैं आप? वासे कमरे में आते नवीद दुरानी को फोन करता है। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ आरजू बेटी कैसी है? उसके सलाम का जवाब देकर पूछते हैं। यहाँ सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, और आरजू भी ठीक है। मेरा सलाम कहना उसे, और सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक भी हो। उसी के जवाब पर नवीद दुरानी प्यार से कहते हैं, इन गुजरे 8 माह में उन दोनों बाप बेटे का ताल्लुक बहुत बेहतर हो गया था। कह दूंगा, वैसे मैंने उसके लिए फ़ोन किया था कि मैं आरजू को लेकर पाकिस्तान आ रहा हूँ। अब आप लोग हमारी शादी की तैयारियां शुरू करें। शादी की बात पर वासे के लहजे में खुशी नवीद दुरानी ने साफ महसूस की थी। तुम लोग खैरियत से आओ तो करते हैं तैयारियां भी। दिल में अपने बेटे की खुशी की दुआएं करते कहते हैं, जी इंशाल्लाह जल्द आ जाएंगे। वैसे आपकी बीवी तो हरगिज खुश नहीं होंगी ना इस सब से? वासे का लहजा इस बार काफी बदल गया था। वो इतनी भी बुरी नहीं है वासे, एक बार आराम से बैठकर उससे बात करोगे तो सब कुछ खुद ही ठीक हो जाएगा। नवीद दुरानी अपनी बीवी और बेटे के बीच की इस नफरत से तंग आ गए थे। वो चाहते थे कि जैसा उनका बेटा वासे का ताल्लुक बेहतर हुआ है, वैसे ही उनकी बीवी का ताल्लुक भी बेहतर हो जाए। मैं बात करना चाहता हूँ डैड, पर मेरा दिल उन्हें अपनी माँ की जगह देने के लिए राजी नहीं होता। वासे का लहजे में बेबसी थी। कोशिश करोगे तो दिल भी राजी हो जाएगा। चलो अब ये बातें जब तुम आओगे तब कर लेंगे, बस तुम जल्दी से आरजू को लेकर आ जाओ, मुझे अपनी बहू को देखना भी है। नवीद दुरानी बात बदलने को कहते हैं। इन्हें वाकई आरजू से मिलने की बहुत जल्दी थी। वो देखना चाहते कि आखिर में वो कौन है जिसकी मोहब्बत ने वासे को सुधार दिया। मिल लीजिएगा अपनी बहू से भी, पहले बेटे से तो बातें कर ले। वासे शिकवा करता है, जिस पर नवीद दुरानी हंस देते हैं और उसके साथ इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं। एक हफ्ते बाद वासे आरजू के मना करने के बावजूद उसे लेकर पाकिस्तान आ गया था। इस एक हफ्ते में आरजू का मूड सख्त खराब रहा था, क्योंकि वासे ने उसे जैसे कैद कर दिया था। हर बात पर रोक डालना, उसकी कोई भी बात ना मानना, उसकी नाराजगी की भी परवाह ना करना, इन सब की वजह से आरजू बहुत गुस्सा हो गई थी और पूरा एक हफ्ता मुंह ही बनाए रखा था। पाकिस्तान भी वासे से जबरदस्ती लाया था, वरना वो बिल्कुल राजी नहीं थी। मुंह तो ठीक कर लो याद अपना, वरना मेरे बाबा तुम्हें देखकर बोलेंगे कि वासे ये तुम मुंह फुला गुब्बारा कहाँ से लेकर आए हो और क्यों। जहाज से उतरते हुए भी उसकी चुप्पी के पीछे छुपी नाराजगी समझकर वासे शरारत से कहता है, मैं आपके घर नहीं जाऊंगी, मुझे अपने घर जाना है। नाराजगी से बोलकर वो चुपचाप आगे चली जाती है। मैडम, अब तो तुम्हारा घर वही है जहाँ तुम्हारा शौहर है। उसकी बात पर आरजू रुक कर उसे एक घूरी से नवाजती वापस चलने लगती है। ये दुबई नहीं है, पाकिस्तान है, मेरा अपना मुल्क, और यहाँ आपका रोब नहीं चलेगा। अपने मुल्क की बात ही अलग होती है, वहाँ आकर हिम्मत और जवाब खुद ही आ जाते हैं। और वैसे मैडम, मुल्क चाहे जो भी हो, शौहर का रौब वैसे ही रहता है। उसकी बात पर हर बार की तरह वासे फिर से उसे याद कराता है कि उसका शौहर है वो। बस यही मसला है कि आप मेरे शौहर हैं, और अगर जो इस्लाम में शौहर की इज्जत करना ना होता तो फिर मैंने आपको बताना था कि आरजू फारूकी क्या चीज़ है। पाकिस्तान आते ही उसके बदले तेवर देख वासे सर झटक कर मुस्कुरा देता है, पर कहता कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वो दोनों घर पहुंचे तो आरजू काफ़ी नर्वस थी। आखिर पहली बार वासे की फैमिली से मिल रही थी, न जाने कैसे लोग हों और उसे किस तरह से ट्रीट करें। पर वासे ने उसकी परेशानी समझकर उसका हाथ पकड़कर तसल्ली दी थी कि वो उसके साथ है, और जाकर अपने बाप से मिला था, जो उनके इस्तकबाल के लिए दरवाजे पर खड़े थे। वालेकुम अस्सलाम, इतनी देर लगा दी, कब से इंतजार कर रहा था, और बेटा आप कैसी हो? वासे से गले मिलने के बाद वो आरजू को मुखातिब करते हैं, जो थोड़ी दूर खड़ी अपने हाथ मसल रही थी, जबकि चेहरे पर नकाब वैसे ही लगा हुआ था। मैं ठीक हूँ अंकल, हिचकिचाते हुए उन्हें जवाब देती है। खुश रहो, चलो अंदर चलकर फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाने का कहता हूँ। उसके सर पर हाथ रखकर दुआ देते वो दोनों को अंदर आने का कहते हैं तो वासे आरजू का हाथ थामे अपने घर में दाखिल होता है, जो आज इतने सालों बाद अपना अपना सा लग रहा था। तुम्हें पता है मुझे कितने अरसे बाद ये घर अपना लग रहा है? पूरे घर को देखते हुए वो आरजू को बताता है, घर अपना तब लगता है जब घर वालों को अपना समझा जाए। उसकी और एक नज़र डालकर वो जवाब देती है, अरे तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो गए? जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ ना। नवीद दुरानी जो काम से ही बाहर खड़े थे कि अंदर आकर उन्हें अभी तक वहीं खड़ा देखते हैं। जी डैड, जा रहे हैं। मुस्कुराकर उन्हें जवाब देकर वो आरजू को लिए अपने कमरे में दाखिल होता है, जहाँ इतने महीनों बाद भी सब कुछ वैसा ही था जैसे पहले था। जबकि आरजू तो कमरे में दाखिल होते ही अपनी आंखें बंद कर लेती है। क्या हुआ, आंखें क्यों बंद कर ली? उसकी बंद आंखें देख हैरानी से वो पूछता है। एक नज़र अपने कमरे पर डाले, फिर मालूम हो जाएगा।
उसके ऐसा कहने पर वासे एक नज़र पूरे कमरे को देखता है और फिर उसे समझ आता है कि मसला क्या है। एक तो वहाँ वासे और उसके दोस्तों की बगैर शर्ट्स की पिक्चर्स लगी हुई थी, इसके अलावा कुछ मज़ीद बिगड़े हुए वासे की करतूतें लगी हुई थी। मतलब समझा करें यार, सब कुछ उल्टे सीधे पिक्चर्स जिन्हें देखकर हमारी मासूम आरज़ू अपनी आंखें ख़राब नहीं करना चाहती थी। सॉरी यार, मैं इतने वक्त बाद कमरे में आया हूँ ना, तो मुझे ये सब जहन में नहीं रहा। मैं अभी ये सब उतरवा देता हूँ। वासे को अब खुद भी इस कमरे की हालत देखकर शर्म आ रही थी। वो इन दिनों इतना बदल गया था कि उसे अपनी पुरानी ज़िंदगी को सोचने का भी दिल नहीं करता था। नहीं, रहने दें, ये आपका कमरा है, आपको अपना कमरा मेरी वजह से चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस मुझे दूसरा कमरा दिखा दें, मैं वहीं पर फ्रेश हो जाऊँगी। नाराज़गी से कहती वो अपना रुख मोड़कर आंखें खोल देती है। ये मेरा नहीं, हमारा कमरा है और इसमें सिर्फ मेरी नहीं तुम्हारी पसंद भी शामिल होनी चाहिए। खैर चलो, मैं तुम्हें दूसरे कमरे में ले जाता हूँ, तब तक मुलाजिम ये सब हटा देगा। वासे उसे बोलकर साथ वाले कमरे में ले जाता है और उसे फ्रेश होने का बोलकर खुद मुलाजिम से वो सारे पिक्चर्स हटवाकर स्टोर रूम में रखवा देता है और खुद आरजू के पास चला जाता है, जहाँ वो भी फ्रेश होकर निकली थी। मैंने कमरा साफ करवा दिया, उसे हिजाब लगाते देख वासे बताता है। आप मुझे घर कब छोड़ेंगे? उसकी बात के जवाब में महज वो बोलकर अपना सवाल करती है। जब तुम्हारे घर वाले तुम्हें हमेशा के लिए वापस मेरे साथ भेजने का वादा करेंगे तब। वासे की बात पर आरजू सर झुका लेती है। उसे अब टेंशन थी कि उसके पापा क्या करेंगे। अच्छा चलो, अब खाना खा लेते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। उसको खामोश देख वासे उठकर उसे चलने का कहता है, पर आरजू वहीं रुकी रहती है। क्या हुआ? क्या आपके घर में मेल मुलाजिम भी हैं? उसके पूछने पर आरजू हिचकिचाकर पूछती है। हाँ है तो, पर रुको मैं भी इन्हें बाहर भेज देता हूँ। वासे उसकी झिझक समझ रहा था, इसलिए बगैर उसकी बात सुने जल्दी से बाहर जाकर सब मर्द मुलाजमों को बाहर जाने का बोलता है और उन्हें सख्ती से ऑर्डर देता है कि भले कुछ भी हो जाए वो अंदर नहीं आएंगे। इन सब को बाहर क्यों निकाल रहे हो? पीछे से नवीद दुरानी की आवाज़ पर वो उनकी जानिब मुड़ता है, क्योंकि डैड आरजू बेआराम होगी ना, इसलिए। वासे के लहजे में चुपी आरजू के लिए फिक्र देखकर वो बस हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। अच्छा चलो जाओ, आरजू बेटी को लेकर आओ तो खाना खाएं। उसकी पीठ थपथपाकर वो डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं और बाकी सबका इंतजार करते हैं। आ गई आप? वरना मुझे तो लगा था कि आज की तारीख में आपका चेहरा देखना नसीब नहीं होगा हमें। नवीद दुरानी अपनी बेगम को देख शरारत से कहते हैं, जिस पर वो नाराजगी से मुंह बनाकर उनकी एक साइड पर कुर्सी खींचकर बैठ जाती हैं। मैंने सोचा आपका बेटा मुझे देखकर अपना मूड खराब करेगा, इसलिए बेहतर है कि मैं कमरे से बाहर नहीं आती। उनकी बात से पीछे से आते आरजू को वासे ने भी सुनी थी। वासे उन्हें जवाब देने लगा था, पर आरजू उसका हाथ पकड़कर खामोश करवा देती है, तो वो भी कुछ कहे बगैर आगे बढ़कर अपनी जगह पर बैठ जाता है। अस्सलाम वालेकुम। आरजू एहतराम से उनको सलाम करती है, जबकि वो दोनों तो आरजू को देखकर हैरान रह गए थे। उन दोनों को मालूम था कि आरजू पर्दा करती है और नवीद दुरानी तो उसे नकाब में देख भी चुके थे, पर उन्होंने सोचा भी नहीं था कि आरजू इतनी प्यारी होगी। माशाअल्लाह, बेसाख्ता ही दुरानी साहब के मुंह से निकलता है, जबकि मिसिस दुरानी तो अभी भी उसके चेहरे के नूर और उसकी आंखों के कलर को देखकर जम गई थी। आरजू इधर आके बैठ जाओ। आरजू को उसकी नज़रों से कंफ्यूज होता देख वासे उसे आवाज़ देता है, जिस पर आरजू चुपचाप उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। बेटा खाना शुरू करें। नवीद दुरानी भी समझ गए थे कि आरजू कंफ्यूज हो रही है, इसलिए बात बदल देते हैं, जबकि मिसिस दुरानी अभी भी उसे देख ही रही थी। आरजू तुम इतनी प्यारी हो तो अपना चेहरा छुपाकर क्यों रखती हो? आखिर वो उससे पूछे बिना नहीं रह सकी। छुपाकर रखती हूँ इसलिए तो सबको प्यारी लगती हूँ। मैं प्यारी नहीं हूँ, बस ये पर्दे का नूर है जो अल्लाह हर पर्दे करने वाली लड़की को तोहफे में देते हैं। आरजू सर के नीचे ये जवाब देकर उनको लाजवाब कर देती है, जबकि उसके जवाब पर वासे के चेहरे पर फखरिया मुस्कुराहट आ जाती है। तो तुम्हारे ख्याल में जो लड़कियां पर्दा नहीं करती वो खूबसूरत नहीं होती? मिसेस दुरानी फिर पूछती है। खूबसूरत कैसे नहीं होंगी आंटी? सबको बनाने वाला एक ही रब है और सबकी बनाई रब की कोई चीज़ भी बदसूरत नहीं होती। सब कुछ उसने खूबसूरत ही बनाया है और खूबसूरत होता है, बस हर किसी के देखने का नज़रिया अलग होता है। और जहाँ तक रही पर्दे की बात, तो मैं इस मामले में किसी से बहस नहीं करती। पर्दा करना ना करना हर किसी की अपनी मर्जी है। अगर अल्लाह ने हमें अच्छी शक्ल सूरत दी है तो हमें चाहिए कि उसे छुपा कर रखें, क्योंकि हर इंसान और उसकी खूबसूरती अल्लाह की अमानत है और अमानत में खयानत नहीं करनी चाहिए। आरजू बहुत आराम से अपने दिल की बात कर रही थी, जो उसे समझ आ रहा था। अच्छा भाई, छोड़े इन बातों को और खाना खाएं। नवीद दुरानी नहीं चाहते थे कि कोई मसला बने, क्योंकि उनकी बेगम अलग सोच रखने वाली थी और वह आरजू की बातों का गलत मतलब भी ले सकती थी। इसलिए उन्होंने मौजू तब्दील कर दिया और सबको खाने की तरफ मतवज्जो कर दिया। और हाँ वासे, खाने के बाद थोड़ा आराम करके फिर आरजू को उसके घर लेकर चले जाना, मैं भी चलूँगा साथ। फिर इनसे तुम दोनों की शादी की बात भी कर लूँगा। खाने के दौरान नवीद दुरानी को याद आता है तो वो बोल देते हैं, जबकि शादी की बात पर आरजू के चेहरे पर हया की लाली आ जाती है, जो उसके हसीन चेहरे को मज़ीद हसीन कर देती है। ठीक है डैड, टिश्यू से हाथ साफ करते जवाब देकर वासे कुर्सी से उठकर चला जाता है, जबकि आरजू उसके यूं जाने पर गुस्से से सुर्ख हो जाती है। मतलब ऐसा कौन करता है कि उसे वहाँ अकेला छोड़कर खुद सोने चला गया? आरजू, ये तुम्हारा ही घर है। आरजू की शक्ल देख मिसेस दुरानी बस इतना बोलकर खुद भी उठकर चली जाती हैं। पीछे सिर्फ आरजू और नवीद दुरानी ही बचे थे। बेटा, वो सामने वाला रूम वासे का है और उसके साथ वाला रूम आपका।
अब आप भी जाकर आराम कर लें, फिर शाम को आपके घर चलेंगे, ठीक है? नवीद दुरानी इशारे से उसे कमरे का रास्ता बताते हैं, जिस पर आरजू सर हिलाकर चली जाती है और नवीद दुरानी अकेले वहां बैठे किसी गहरी सोच में गुम हो जाते हैं। शाम को वो सब फारूकी हाउस जाने के लिए तैयार थे और निकलने लगे थे जब मिसेस दुरानी को भी तैयार होकर आते देख सब हैरान रह जाते हैं। इनका मूड बहुत अच्छा था, इसलिए किसी ने उनसे कुछ नहीं कहा कि उनका मूड खराब ना हो जाए, और वो चारों फारूकी हाउस के लिए जाने पर रास्ते पर गामजन हो जाते हैं। नया नॉवल सुनने के लिए स्क्रीन पर दिखाई देने वाली वीडियो पर क्लिक करें। दोस्तों, आज की इस एपिसोड के बारे में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।